हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस की क्लास लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। यह क्लास साइंस की क्लास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का अन्य नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। लाल रक्त कणिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट या आरएच फैक्टर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इरिथ्रोसाइट। आरबीसी, लाल रक्त कणिका को और क्या कहा जाता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। तो इनको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, आरबीसी इसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है ये भी आप बताइएगा। तो डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। और थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं? प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती है जो थक्का बनाने का कार्य करती है रुधिर का, उन्हें क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहा जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखिएगा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। मतलब एक बार जब आरबीसी बनेगी तो वो 120 दिन तक कार्य करेगी, उसके पास बाद में वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस धातु द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस धातु द्वारा होता है? कौन सी मतलब मेटल है ऐसी जिसके द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर बताइए। मैग्नीशियम, कॉपर, फेरस या एल्यूमिनियम? तो इसका सही आंसर होगा फेरस। फेरस धातु जिसको लोहा धातु भी बोला जाता है, लोहा धातु भी बोला जाता है। फेरस उसको साइंटिफिक नेम में Fe से प्रदर्शित किया जाता है। तो लोहा धातु या फेरस धातु द्वारा संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का कार्य किया जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, इस लोहे की धातु से, लोह धातु से हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हिम, हिम मतलब हो गया लोहा और ग्लोबिन मतलब हो गया प्रोटीन। जो ग्लोब्युलिन वगैरह प्रोटीन होते हैं तो उनके पीछे ग्लोब्युलिन बिन लगता है, तो उससे पता चलता है कि हिमग्लोबिन। तो मतलब हीमोग्लोबिन में हो गया Hb, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? Hb। तो ये फेरस धातु से जुड़ करके बना होता है और ये संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को लेकर के जाने का साथ में कार्य करता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा कि जो ये Fe है, ये लोहा धातु है, उसके साथ में जो हीमोग्लोबिन बन रहा है उसकी वजह से ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, रेड कलर का क्यों होता है, ये भी अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि इस लोहे धातु में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग रेड कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में सर्वप्रथम बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में किसने किसने बताया था? विलियम हार्वे, लैंड स्टीनर, विलियम जॉन या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विलियम हार्वे के द्वारा रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया गया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है? रुधिर परिसंचरण मतलब पूरे शरीर के अंदर जो खून बह रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक नलिकाओं के माध्यम से, उस पूरे तंत्र को क्या बोला जा रहा है? रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो इन्होंने कितने प्रकार के तंत्र बताए थे? एक तो बताया था खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, और एक बताया था बंद परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में कौन सा होता है? बंद वाला होता है। मतलब कुछ विशेष नाड़ियां पाई जाती है, जैसे इनका नाम दिया गया धमनियां और शिराएं, उनके अंदर से होकर के रुधिर बहता है। पूरे शरीर के अंदर खुले रूप से पूरे जगह विद्यमान नहीं है। लेकिन जैसे तिलचट्टा वगैरह आप देखोगे तो उसके पूरे शरीर के अंदर उनका जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर के अंदर फैला होता है और उसी से वो अपने जो भी अवशोषण करना है पदार्थ वगैरह उससे अवशोषण करते करते रहते हैं। और साथ साथ में ये भी आप याद रखिएगा, तिलचट्टे के अंदर रुधिर का रंग लाल कलर का नहीं होता है बल्कि श्वेत कलर का होता है। और मनुष्यों के अंदर लाल कलर का किस वजह से होता है? अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक फैक्ट देखिएगा, जो ब्लड समूह है, रक्त समूह के ऊपर किसने बताया था? तो ये भी आप याद रखिएगा, रक्त समूह के ऊपर किसने बताया था? तो कॉल लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह के ऊपर। रुधिर परिसंचरण तो विलियम हार्वे होगा, इसका सही आंसर तो विलियम हार्वे होगा। लेकिन रक्त समूह की खोज ए ग्रुप है, बी ग्रुप ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है, ये किसने बताया था? तो ये लैंड स्टीनर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव मस्तिष्क का भार होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, भार कितना होता है? 500 से 600 ग्राम, 1000 से 1100, 1300 से 1400 या 2000 से 2100 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लगभग 1300 से लेकर के 1400 ग्राम के आसपास मानव मस्तिष्क का भार होता है। इसमें अब इसको दो भागों में बांट सकते हैं अपन, जिसमें हो गया मादा में या फिर महिलाओं में। महिलाओं में तो 1200 के आसपास होता है, 1200 ग्राम के आसपास, और पुरुषों में ये 1300 से 1400 ग्राम के आसपास, मतलब 1350 ग्राम के आसपास लगभग लगभग होता है। तो ये आपको याद रखना है कि पुरुषों में तो यह है इस 1300 से 1400 ग्राम के आसपास, और मादाओं में ये, महिलाओं में ये 1200 ग्राम के आसपास होता है। तो मानव मस्तिष्क का भार कितना हो गया? 1300 से लेकर के 1400 ग्राम के आसपास। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 1.5 किलो के आसपास, अगर इसको किलोग्राम में बदले तो लगभग 1.5 किलो के आसपास का वजन मानव मस्तिष्क का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वक्र क्या होता है? किडनी, जो मानव मानव शरीर में दो पाई जाती है, संख्या में दो, और जोड़ी में पूछा जाए तो एक जोड़ी पाई जाती है। इस प्रकार से पाई जाती है, इस प्रकार से जो किडनी पाई जा रही है, जो कि क्या किडनी का कार्य क्या होता है? मानव शरीर के जो उत्सर्जी पदार्थ है, नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ है, उनको बाहर लेकर के आना। मानव शरीर में जो नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ है, उनको बाहर लेकर के आना। तो वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, एक तरीके से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई उसे कहा जाता है जो सबसे बेसिक चीज है, सबसे छोटी चीज होती है, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है उस अंग का बनना या फिर उस चीज का बनना, तो उसको बोला जाता है संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। तो वक्र की संरचनात्मक क्रियात्मक किसे कहा जाता है? कोशिका को, तंत्रिका को, नेफ्रॉन को, या उक्त सभी को। तो इसका सेंस को नेफ्रॉन को वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, जो कि एक किडनी के अंदर लगभग 10 से 12 लाख के आसपास में इनकी संख्या मौजूद होती है, नेफ्रॉन की संख्या। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क द्वारा संतुलन बनाए रखने वाला भाग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। मानव मस्तिष्क, अपना जो ह्यूमन ब्रेन है, तो अपन बैलेंस बना करके चल सके उसके लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग काम कर रहा है? प्रे मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, या उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का जो भाग है, अनुमस्तिष्क वाला जो भाग है, वह अपना संतुलन बनाकर रखने का कार्य कर रहे हैं। मध्य मस्तिष्क वाले भाग से सुनने का और गंध पता करने का इसका पता किया जाता है। उसके साथ में प्रे मस्तिष्क वाले भाग से सोचने वगैरह का कार्य किया जाता है, लॉजिकल चीजें सोचना, तार्किक कार्य करना, और वो सारे कार्य इसके प्रे मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। अनुमस्तिष्क के द्वारा बैलेंस बना करके रखने का, अनुमस्तिष्क के द्वारा बैलेंस बना करके रखने का कार्य किया जाता है। अनुमस्तिष्क मतलब पीछे जो मस्तिष्क पाया जाता है, मानव शरीर में जो पीछे का जो मस्तिष्क पाया जाता है, इस प्रकार से जो मानव मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में ये आगे वाला भाग हो गया प्रे मस्तिष्क, ये बीच वाला भाग हो गया इसमें मध्य मस्तिष्क, और ये जो पीछे वाला भाग है, ये जो पीछे वाला भाग है, ये हो गया इसका अनुमस्तिष्क। जब भी कहा जाता है कि जब भी पिटाई वगैरह करते हैं तो कहते हैं कि पीछे सर पे नहीं मारना चाहिए। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ सकता है, व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो अनुमस्तिष्क वाले भाग के द्वारा बैलेंस बनाकर रखने का कार्य या संतुलन बनाकर रखने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? अग्नाशय, यकृत, प्लीहा, या वक्र। तो आरबीसी अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, 120 दिन इनका जीवन काल होता है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि 120 दिन तक इनका जीवन काल होता है। तो मृत होने के पश्चात में ये कहां पे जाती है? तो प्लीहा या स्प्लीन के अंदर जाती है, और वहां पर इन मृत आरबीसी को तोड़ा जाता है, तोड़ मरोड़ करके उससे जो और भी कुछ फायदेमंद चीजें उनको निकाल ली जाती है, और बाकी को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो प्लीहा के अंदर आरबीसी को तोड़ा जाता है, खत्म किया जाता है, इस वजह से इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान का मित्र किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसान का मित्र किसे कहते हैं? चूहे को, मकड़ी को, केंचुए को, या तिलचट्टे को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा केंचुए को। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह जमीन में जाकर के जमीन की जो मिट्टी है उसको खाता रहता है, और जमीन को खोखला या पोपला करता रहता है, और बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ये छोड़ता रहता है अपने शरीर से मिट्टी खाने के पश्चात, उससे भी उर्वरक क्षमता जमीन की बढ़ती है। इस वजह से हवा का क्रॉस अच्छे से हो पाता है मिट्टी के अंदर से होकर के। इस वजह से किसान का मित्र किसे कहते हैं? केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा चुका है, इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। फीमर, स्टेप्स, स्टर्नम, या इनकस। तो इसका सेंस होगा स्टेप्स।
स्टेपिस भी बोला जाता है इसको, स्टेपिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टेप्स। ये कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाने वाली हड्डी। ये कहाँ पे पाई जाती है? कान में। तो कान में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है? तो कान में याद रखिएगा 3 हड्डियां पाई जाती है, MIS। ये सूत्र याद रखिएगा, MIS, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। मैलियस, इनकस और स्टेप्स, इन 3 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें से इनकस, ये देखो, ये वाली इनकस हड्डी भी कान के अंदर की है, ये स्टेप्स हड्डी भी कान के अंदर की, एक मैलियस हड्डी और पाई जाती है। तो मैलियस, इनकस और स्टेप्स, तीन हड्डियां कान में होती है, और सबसे छोटी शरीर की स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षारक नहीं होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नाइट्रोजन क्षारक नहीं होते हैं। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ये ध्यान रखिएगा, नहीं के नीचे अंडरलाइन कीजिएगा। तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन क्षार इसमें नहीं है? साइटोसिन, एडिनिन, थाइमिन या यूरेसिल। तो देखिए, डीएनए के अंदर एजीटीसी, वापस से देखिएगा, डीएनए के अंदर एजी और टीसी, ये नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। तो इसमें से मैच कीजिएगा। ए से हो गया एडिनिन, एडिनिन है, ठीक है। उसके बाद में हो गया जी से हो गया गुआनिन, इसमें गुआनिन नहीं लिखा हुआ। टी से हो गया थाइमिन, थाइमिन भी है। और सी से हो गया यूरेसिल, यूरेसिल भी है। सॉरी, सी से हो गया साइटोसिन, सी से हो गया साइटोसिन। एक बार वापस देखिएगा, ए एडिनिन थाइमिन, एडिनिन थाइमिन, AGTC, टी से हो गया थाइमिन और सी से हो गया साइटोसिन। तो इसमें यूरेसिल नहीं आ रहा है, तो यूरेसिल इसका सही आंसर क्या होगा? यूरेसिल आंसर होगा इसका, जो कि आरएनए में पाया जाने वाला, आरएनए के अंदर पाए जाने वाला नाइट्रोजन क्षारक है। डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता। ये डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता है। डीएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, डीएनए के अंदर AGTC क्षारक पाए जाते हैं, AGTC, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। और आरएनए में AGUC पाए जाते हैं। आरएनए के अंदर कौन से पाए जाते हैं? AGUC, एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। यूरेसिल आरएनए के अंदर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? आरएनए के अंदर। इसका सेंस होगा आरएनए। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।